हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जोरावर क्लासेस। और फिर से हम सीडीपी के क्वेश्चंस के साथ आ गए हैं। और आपको इससे पहले जो है टिपिकली क्वेश्चंस मैंने वो कराए थे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, लेकिन आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और एक चीज़ स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, हम पियाजे और वाइगोत्स्की को पकड़ ले रहे हैं अपने साथ, क्योंकि पियाजे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट और वाइगोत्स्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे केवीएस में लास्ट टाइम क्वेश्चन सिर्फ पियाजे पर आया था, लेकिन हम ये मानकर नहीं चल सकते हैं कि लास्ट टाइम क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन पियाजे पर आया था तो इस बार आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ऐसी सोच लेकर चल रहे हैं तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपको थ्योरीज भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके 2 क्वेश्चन भी आते हैं गाइस तो 2 नंबर तो पक्के हो रहे हैं ना। ठीक है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर क्या, आधे आधे नंबर से मेरिट जो है ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसलिए आपके लिए सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है। इवन थ्योरीज जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ की, वो तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। और पियाजे और वाइगोत्स्की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही थ्योरिस्ट। मैं कहूंगी कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे तो आप कह सकते हैं कि इनके बिना तो साइकोलॉजी अधूरी है, या फिर हम कह सकते हैं सीडीपी अधूरी है इनके बिना। और अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो वो भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ चलते हैं, तो उनको भी कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पियाजे और वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो आज 10 क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं आपको कराती रहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में या तो पूछे गए हैं, ठीक है, कुछ मैंने खुद फ्रेम किए हैं और कुछ पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो हम ये सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, पीआरटी हो या फिर आपका टीजीटी हो, ठीक है, तो आपको एक नंबर दे रही हूं, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम के साथ और अपनी पोस्ट लिखकर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। नंबर है 8638008832। ठीक है, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। तो इस पर जुड़ने के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। काफी अपडेट्स जो है इसको आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलेंगी, वो सारी इसी नंबर पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ही। आई होप कि कई लोग तो आंसर कर चुके होंगे। According to Piaget, the mind has different structures which help in adaptation to experience. This is called, ठीक है, तो पियाजे का कहना था कि मन की अलग अलग संरचनाएं होती हैं जो अनुभवों के अनुकूल होने में मदद करती हैं। तो उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर माइंड की बात हो रही है। ठीक है, हमारे मन की, यहाँ पर मन है, वैसे हमारे दिमाग की बात हो रही है, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ये सारी टर्म्स ही जो है पियाजे से रिलेटेड है। स्कीमा, इक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन फटाफट आंसर करो, क्या होगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। ठीक है, हमारे दिमाग में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। होती क्या है, बेसिकली अपने एनवायरनमेंट से हम जो भी चीज सीखते हैं ना, वो सब आपका स्कीमा है। आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब आपका स्कीमा है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि आप सुन रहे हैं कुछ, मैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक स्कीमा है। ठीक है, अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है और आपको मोबाइल फोन के बारे में पता है तो वो भी एक स्कीमा है। ठीक है, अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं, आप चम्मच से खाना खा रहे हैं, तो वो भी स्कीमा है। आपके सामने प्लेट रखी है, उस प्लेट का भी एक स्कीमा आपके दिमाग के अंदर है। मतलब जो भी आप जानते हैं ना, वो सब आपका स्कीमा है। ठीक है, ये स्कीम्स हमारे दिमाग में बनती चली जाती हैं और ये हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखो दिमाग में ऐसे ही नहीं बनती, ये ऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक है, एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज हो जाती है। जैसे ही हमारे सामने कोई चीज आएगी तो हमारा ये स्कीमा जो है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, हम चीजों को कर पाते हैं, या फिर जो हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज है उनको कर पाते हैं, है ना। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसका मतलब है संतुलन। जब हमें कोई नई चीज हमने देखी और ठीक है, हमने आराम से उसको एडजस्ट कर लिया अपनी पुरानी स्कीम में, ठीक है, तो वो प्रोसेस तो कहलाता है एसिमिलेशन। अगर आपने कोई नई चीज देखी है लेकिन आपके पास पुरानी कोई स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज फिट हो गई है इसमें, तो वो एसिमिलेशन है। लेकिन अगर वो फिट नहीं हो पाई, ठीक है, अगर आपको लगा कि नहीं ये चीज तो वो है ही नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अपनी स्कीम को चेंज करके एक नई स्कीम को अपने दिमाग में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है एकोमोडेशन। और ये दोनों ही पार्ट हैं आपके अडेप्टेशन के। ठीक है, अडेप्टेशन के 2 पार्ट होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अगर आपको स्कीम चेंज नहीं करनी पड़ी तो एसिमिलेशन, अगर आपको स्कीम चेंज करनी पड़ गई, नई नॉलेज आपको मिली है, तो एकोमोडेशन हो जाएगा। और ये प्रक्रिया जो चलती रहती है, ये अगर ये चीजें आराम से हो जाती है ना, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर एसिमिलेशन हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर एसिमिलेशन नहीं होता है तो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, असंतुलन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है कि आपके दिमाग में असंतुलन हो जाता है कि अब क्या करें, अब क्या करना है। ठीक है, उसी के लिए आप एकोमोडेशन करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आता है। इसके थ्रू, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू हम संतुलन बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया है इनके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ
उनकी बात हो रही थी, स्कीम्स की बात हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पियाजे पर है। Piaget's theory of cognitive development states that egocentrism decreases by the age of, ठीक है, तो जो आत्म केंद्रिता की भावना होती है बच्चे के अंदर वो कौन सी उम्र तक कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, मतलब पियाजे के हिसाब से बताना। ठीक है, वैसे देखो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली हम पियाजे की बात कर रहे हैं, तो आपको पियाजे के अनुसार बताना है। तो आपको पता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, यानी कि जो हमारे बच्चे प्री ऑपरेशनल में होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, वो बच्चे ईगोसेंट्रिज्म शो करते हैं, है ना। और वो कहाँ तक होते हैं आपके बेसिकली 7 ईयर्स तक जो है 2 to 7 ईयर्स तक की वो स्टेज होती है। उसके बाद 7 ऑनवर्ड्स तो हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाती है ना। और पियाजे ने कहा था प्री ऑपरेशनल में जो ईगोसेंट्रिज्म है यानी कि आत्म केंद्रिता की भावना है वो पीक पर होती है। मेरी मम्मी है, मेरा खिलौना है। अगर मेरी मम्मी की गोदी में कोई और बच्चा आ रहा है तो मुझे पसंद नहीं है, मैं चिल्लाऊंगा, मैं रोऊंगी। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये आत्म केंद्रिता की है। अगर बच्चे को आपने बोला कि बेटा ऐसे नहीं बैठना, ऐसे डांस नहीं करना, ऐसे करना है, तो बच्चा जिद में आ जाएगा, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है। आप सामने वाले को समझता है कि कुछ नहीं पता, क्योंकि वो सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो मैं कह सकती हूँ उसके जो सोच विचार है, उस तक बच्चे की पहुंच नहीं हो पाती है, बच्चा नहीं समझ पाता। बच्चा इस पूरी दुनिया को केवल अपने और अपने विचारों से समझता है, और इसीलिए उसमें आत्म केंद्रिता की भावना आती है। उसको ये नहीं पता कि अगर मम्मी दूसरे बच्चे को गोदी ले रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा मम्मी का बन जाएगा। उसको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, एक इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो ये कब हो जाती है, मतलब ये खत्म होने लगती है आपके 7 साल के बाद। ठीक है, जब कंक्रीट ऑपरेशन में आप एंटर कर जाते हैं, पियाजे ने बोला था, उसके बाद आप लॉजिकली चीजें समझने लग जाते हैं, लॉजिक्स क्रिएट हो जाते हैं आपके माइंड में। उसके बाद आप लॉजिक जब समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये चीजें भी कम हो जाती हैं, है ना। उनको पता चल जाता है कि ठीक है भाई, मेरी चॉकलेट मेरे पास है, कोई नहीं ले रहा मेरे से, मैं खा लूंगा इसको, भले ये रखी है बट कोई नहीं लेगा क्योंकि ये मेरी चॉकलेट है। ओके, तो काफी चीजें जो है वो समझ में आने लग जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट से आंसर कीजिए। ठीक है, अब देखो बार बार मैं बोलूंगी नहीं, आंसर कीजिए। अंडरस्टूड है, आपको समझना है कि करना ही आंसर। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एडोलेसेंस डेवलप द एबिलिटी टू, ठीक है, मतलब पियाजे के अनुसार जो है औपचारिक परिचालन चरण, हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक परिचालन चरण। ठीक है, 4th स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन की। कौन सी एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट पढ़िए और आंसर कीजिए। फर्स्ट है ऑपरेट बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस, संवेदी अनुभवों के आधार पर काम करते हैं। ऑपरेट ऑन ऑपरेशन, संचालन पर काम करते हैं। एग्जैक्ट हिंदी में आप बेसिकली देखिए ऑपरेशंस, काफी ऑपरेशन सीख जाते हैं और उन पर ऑपरेट करना शुरू हो जाता है। यूज सिंबोलिज्म, प्रतीकवाद का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। एंड यूज्ड कंक्रीट ऑपरेशंस, ठीक है, या फिर मूर्त संचालन का प्रयोग, या कह सकते हैं कंक्रीट ऑपरेशन, जो चीज आपके सामने मूर्त रूप में प्रेजेंट है उसको देख के जो है लॉजिकल चीजें करने लग जाते हैं। ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट आंसर कीजिए। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझाती हूँ कैसे होगा। ये सेंसरी वाला तो आप भूल ही जाओ, सेंसरी वर्ड ही आता है, यानी कि संवेदों के आधार पर, रिफ्लेक्सेस के आधार पर, ठीक है, सेंसेस के आधार पर, आईज, नोज, आईज ब्लिंक करना या फिर सुनना, समझना, ये सब चीजें सिर्फ आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। जब बच्चा जो है खुद बोल नहीं पाता है, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स को, तो सेंसरी एक्सपीरियंस के बेस पर जो है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, उसको टच, फील, साउंड, इन सब चीजों के ऊपर रिएक्ट करता है। अगर हम बात करें सिंबोलिज्म की, प्रतीकों का, तो ये प्री ऑपरेशनल में होता है। ठीक है, बच्चा सिंबल्स का यूज करता है, यानी कि स्टिक हो गई, उसी स्टिक को वो टीचर की डंडी भी मान लेता है, उसी स्टिक को जो है वो झाड़ू भी मान लेगा, उसी स्टिक से वो और भी काम कर लेगा, उसको बेलन बनाकर रोटियां भी बेलने लग जाएगा। तो मतलब सिंबल्स का यूज करता है यहाँ पर प्री ऑपरेशन में बच्चे। ठीक है, ऐसे उसके पास टोपी है, उसी टोपी को बर्तन भी बना सकता है, पहनने के लिए हैट भी बना सकता है। तो सिंबॉलिक प्ले आ जाता है यहाँ पर, मतलब सिंबॉलिक प्रतीकों से खेलना शुरू कर देते हैं बच्चे। अब बात आती है यूज कंक्रीट ऑपरेशन, तो कंक्रीट ही नाम आ गया, यानी कि मूर्त। जब आपके सामने चीज प्रेजेंट है, ठीक है, आपके सामने कुछ बटन्स प्रेजेंट है, आपको उन्हें 1 2 3 काउंट करना है भाई, फटाफट से काउंट करो इन बटन को और फिर इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, जो सबसे छोटा बटन है उसको आगे रखो, ये सब। तो ये चीजें बच्चा करता है कंक्रीट ऑपरेशन में, क्योंकि उसके सामने बटन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मूर्त रूप से चीजें करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन आर वी टॉकिंग अबाउट, ये बताओ फटाफट। यहाँ पे ऑपरेशंस की बात है, जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आपके जो है रीजनिंग हो गया, ये बड़े बड़े ऑपरेशंस जिसमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा जब आप लोग करते हैं, ठीक है, या फिर मेंसुरेशन आपका आ जाता है,
जो आपकी गणित से रिलेटेड चीजें हैं, तो बहुत सारे ऑपरेशंस आपको करने पड़ते हैं जो मतलब सामने आपके प्रेजेंट नहीं होगा, पर मेंटली आपको थिंक करना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा। सपोज आपके सामने कोई सिचुएशन दे दी कि भाई आज से 50 सालों के बाद जो है गाड़ियां कैसे चलेंगी, ठीक है, बच्चे को इस पे सोचना है, ठीक है, वो सोचेगा ना, कुछ तो ऑपरेशंस वो दिमाग में चलाएगा कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके सामने मूर्त रूप से चीज प्रेजेंट नहीं है कि 50 साल बाद क्या होगा, लेकिन उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशन पे कि वो इस चीज को सोच सकता है, समझ कर सकता है और रीजनिंग भी कर सकता है इसके बारे में, ठीक है। और ऑपरेशंस बेसिकली यहीं पे वही बात है कि अलजेब्रा सीख लेगा, बहुत सारी चीजें सीख लेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, साइंटिफिक ऑपरेशंस होते हैं, सब वो करना सीख जाता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर रही हूँ ताकि आपको समझ में चीजें आ जाए। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, फिर समीपस्थ विकास बोल सकते हैं इसको। वाइगोत्स्की के बारे में आपने सुना ही होगा। हमारे देखिए पियाजे जो थे ना, एक चीज बता देती हूँ एक्स्ट्रा, ये फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की तो ये सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म से है। पियाजे फर्स्ट वेव से मतलब क्या है कि ये जो है ना कॉग्निटिव चीजों को, थिंकिंग को, इन चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं, बच्चे की थिंकिंग को ज्यादा अहमियत देते हैं कि बच्चा ही अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि वाइगोत्स्की कह रहे थे कि बच्चा नॉलेज तो कंस्ट्रक्ट करता है लेकिन आप उसको उसके सोशल एनवायरमेंट से अलग नहीं कर सकते हैं। उसका जो सोशल कल्चरल एनवायरमेंट है उससे आप बच्चे को अलग कर ही नहीं सकते हैं। वो अपने आप में कैपेबल नहीं है। वो जब सोसाइटी में जाता है, अपने वातावरण से इंटरैक्ट करता है, तब वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन करता है। हालांकि उस नॉलेज कंस्ट्रक्शन में ये सोसाइटी, ये कल्चरल टूल्स, ये लैंग्वेज टूल्स सब उसका मतलब उसका वो प्रयोग करता है, उसके साथ वो नॉलेज क्रिएट करता है ना। मतलब अकेले अगर बच्चा जो है वो नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। लेकिन पियाजे की थिंकिंग इनसे थोड़ी सी अलग थी। खैर ये इनके डिफरेंसेस की बात है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि वाइगोत्स्की कौन थे, कंस्ट्रक्टिविज्म थे, लेकिन इनका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म था, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म था। लेकिन पियाजे फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसको हम ZPD भी बोलते हैं। इस सब से आप काफी फेमिलियर होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो बताना है इसका मतलब क्या होता है। चलो फटाफट देखो और मुझे मतलब बताओ इसका। ए चाइल्ड कैन डू एनी टास्क ऑन हिज ओन, वो कोई भी काम कर सकता है अपने दम पर, ठीक है। ए चाइल्ड नीड्स असिस्टेंस टू कंप्लीट अ टास्क, उसको सहायता चाहिए किसी काम को पूरे करने के लिए। ए चाइल्ड इज नॉट कॉग्निटिवली डेवलप्ड, बच्चा डेवलप ही नहीं है कुछ करने के लिए, ये कहता है ZPD। ए चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी टास्क, वो कुछ करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो ये तो छोड़ ही दो, है ना, ये ऑप्शन तो आपके देखते ही कट जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि बच्चे। और कंस्ट्रक्टिविज्म तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे कि बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, बच्चा तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी चीजें जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट को फॉलो, कंस्ट्रक्टिविज्म को जो फॉलो करते हैं वो नहीं बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता ही ये है कि बच्चा अपने आप नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। तो देखिए अब दो बचे हमारे पास। देखिए ए चाइल्ड कैन डू एनी टास्क, ये भी ZPD नहीं कहता है, ठीक है। ZPD कहता है चाइल्ड नीड असिस्टेंस टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये है बच्चा, ठीक है, ये चाइल्ड है आपका, इसको आप कोई टास्क दे दिया जो बच्चे के लेवल का है, हो गया, ठीक है। एक और सर्कल बना रही हूँ और एक में सर्कल और बना रही हूँ, ठीक है। दिस इज द पार्ट वेयर अ चाइल्ड कैन नॉट रीच, ठीक है, अपनी एज के हिसाब से। अब बच्चा है मान लीजिए 4 साल का है, अब मैं उसको कहूँ एलजेब्रा करना है, ठीक है, एलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करो, क्या कर पाएगा 4 साल के बच्चा? कभी भी नहीं कर पाएगा। तो ये जोन तो बच्चा टच ही नहीं करता है। लेकिन ये जो बीच का जोन है ना, ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये बच्चा अपने आप तो इस अंदर वाले सर्कल तक है, लेकिन किसी की सहायता से ये बीच वाला जो मिडिल जोन है इसको कंप्लीट कर सकता है, मतलब यहां तक पहुंच सकता है अगर हम उसको असिस्टेंस दें तो थोड़ी सी, ठीक है। सपोज बच्चों ने प्लस के क्वेश्चंस ठीक कर लिए हैं, अब उसके बाद प्लस की एक और कैटेगरी आपको इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन बच्चा अपने आप नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको थोड़ी सी असिस्टेंस देंगे, लेकिन प्लस का कॉन्सेप्ट तो आता है ना उसको, तो वो चीज वो सीख जाएगा। मतलब इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये बाहर वाला ये है कि बच्चा कुछ भी कर सकता है, भाई कुछ भी तो नहीं कर सकता है, एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मतलब अपने एज के अकॉर्डिंग वो चीजें कर सकता है, उस लेवल तक आप लेकर आ सकते हो। लेकिन एज से बाहर ही जाओगे, भाई एलजेब्रा में XY वेरिएबल्स को कैसे समझेगा वो, है ना। तो यानी कि ये होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चा यहां तक सीख पा रहा है लेकिन आपको यहां तक पहुंचाना है, और ये रीच में भी है, मतलब पहुंच सकते हैं बच्चे, टीचर को पता है, तो टीचर थोड़ी सी हेल्प करेगा तो यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ZPG इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एक लेवल है, ये कोई असिस्टेंस, ये हम नहीं कह सकते कि ZPD का मतलब असिस्टेंस होता है, नहीं, इसका मतलब ये एक लेवल है जहां तक बच्चा पहुंच सकता है, ठीक है। ए चाइल्ड नीड्स असिस्टेंस, मतलब ZPD का मतलब क्या है कि भाई बच्चे को असिस्टेंस चाहिए टू कंप्लीट अ टास्क इनिशियली, मतलब इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, भाई शुरू में अब बच्चे को असिस्टेंस चाहिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ZPD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है मेरी तरफ से। नेक्स्ट है
फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीम, भाई आपको नई इन्फॉर्मेशन फिट करनी है। मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में आपको, फटाफट आंसर करो इसका कि मौजूदा स्कीम में नई सूचनाओं को रखने को क्या कहा जाता है। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एसिमिलेशन, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नई इन्फॉर्मेशन, सपोज वो कैट डॉग वाला एग्जाम्पल तो आपको सबको पता होगा, है ना। अब सपोज बच्चा जो है चम्मच से खाना सीख रहा है, ठीक है, चलिए चम्मच वाला एग्जाम्पल भी छोड़ दीजिए, एक और बताती हूँ। सपोज आपने साइकिल सीख ली, ठीक है, साइकिल सीख ली आपने, साइकिल के बाद आपको स्कूटी पकड़ा दी, आपने ये भी सीख ली क्योंकि आपको साइकिल चलानी आती थी, इसमें दो नई चीज ऐड करके आपने स्कूटी चलाना भी सीख लिया। लेकिन अब आपको बोला गया कि ये लो कार, और आपको वर्बली समझा दिया गया चलो फटाफट चलाओ, तो क्या आप सीख पाएंगे? आप नहीं सीख पाएंगे। साइकिल और स्कूटी में दो टायर्स पे आपको बैलेंसिंग करना था, यहाँ पर आपको बैलेंसिंग से ज्यादा कुछ और स्किल्स की जरूरत होती है, वो स्किल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी, नए स्कीमा में ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइकिल और स्कूटी का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। आपको स्कूटी में साइकिल का एक्सपीरियंस काम आ गया था, लेकिन आपको कार में जो है स्कूटी का साइकिल का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, आपको कार के लिए कुछ नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एकोमोडेशन हो जाएगा। लेकिन जब हम साइकिल से स्कूटी की तरफ गए तो हमें हैंडल संभालना, हमें बैलेंस करना, वो यहीं से आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन। तो यानी कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम। ठीक है, हमने स्कूटी, हमने पता चला कि भाई इसमें ऐसे ब्रेक है, भाई साइकिल में भी ऐसे ब्रेक लगता है, दो ब्रेक होते हैं, उनको ऐसे खींच लो, उनको ऐसे प्रेस कर दो तो दब जाता है। एक राइट हैंड ब्रेक होता है, एक लेफ्ट हैंड ब्रेक होता है। तो मतलब ये चीजें आपने एडजस्ट कर ली, इसमें नई स्कीम मतलब नई इंफॉर्मेशन को फिट कर लिया आपने अपने दिमाग में। ठीक है, ऐसे चलानी है, तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आगे आगे डिटेल में वो कर लेंगे आप कवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फटाफट पढ़िए और आंसर कीजिए। वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। तो भाई वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि किस इनमें से किस चीज का बच्चे के जो लर्निंग है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है, हम ये कह सकते हैं। उन्होंने जोर दिया था इस चीज पर। ठीक है, तो वो बताना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक कर ही देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सामाजिक। ठीक है, मोरालिटी की अलग से बात नहीं की थी, हेरिडिटी की भी अलग से बात नहीं की थी, फिजिकल की भी बात नहीं की थी। उन्होंने बेसिकली सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की बात की थी कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में, उसकी लर्निंग में। तो ए इज द राइट ऑप्शन। इसमें एक्सप्लेन करने का मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ है नहीं आपके लिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट पढ़िए और आंसर कीजिए। स्कैफोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? अभी आपने ZPD सुना था, अभी आपको स्कैफोल्डिंग बताना है, थोड़ी सी रिलेटेड से टर्म है ना, वो बताना है आपको। देखिए, इसको मचान कहते हैं या कुछ और कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मुझे बताएं कमेंट में। ठीक है, स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो सिमुलेशन टीचिंग, रिकैपिचुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, टेम्पोरेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, ascertaining the causes of mistakes done by students। तो भाई सिमुलेशन शिक्षण होता है, पिछले सीखने की पुनरावृत्ति होती है, वयस्कों द्वारा सीखने में अस्थायी सहायता दी जाती है, या फिर छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये होगा इसमें आपका सी, वयस्कों द्वारा सीखने में अस्थायी सहायता। इस पर थोड़ा सा टेम्परेरी पर जो है अपना ध्यान आकर्षित करिएगा थोड़ा सा। देखिए, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? सपोज कि आप एक टास्क कर रहे हैं, ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है। सपोज आप 2 डिजिट एडिशन कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है, सपोज 6 मान लीजिए, पहले ये कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक कैरी ओवर का क्वेश्चन सिखा दिया बच्चे को, 96 और ये सिखा दिया आपने कैरी ओवर का क्वेश्चन। ठीक है, आपकी सहायता से बच्चे ने कर दिया। आपने एक और क्वेश्चन दे दिया 8 0 7 9 6 4, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। आपने कहा कि चलो बेटा सोल्व करो, इसमें 2 डिजिट थे, इसमें 3 डिजिट तक पहुंचना है और पहुंच जाओगे आप आराम से। ठीक है, बच्चा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे, आप समझाएंगे कि पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, फिर ठीक है बच्चे ने कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन आपने दिया, आप फिर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बच्चा कर पा रहा है। अगर बच्चा कर पा रहा है तो आप वहीं पर अपना सपोर्ट खींच लेंगे, आप वापस हट जाएंगे और बच्चे को करने देंगे। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बीच में प्रॉम्प्ट करेंगे, क्यूज देंगे, बच्चा उसमें हिंट देंगे उसको, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, और बच्चा स्टार्ट करेगा करना। और जैसे ही बच्चा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, वो करना लग जाता है, तो आप अपना सपोर्ट वापस खींच लेते हैं। इसी को बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग। ठीक है, दिस इज नॉट ZPD। ZPD क्या होता है? एक लेवल होता है, आप कहां तक पहुंच सकते हैं। ZPD इज लेवल, ठीक है, वो असिस्टेंस नहीं है, मतलब उसके अंदर असिस्टेंट दी जाती है उस लेवल तक पहुंचने में, लेकिन वो लेवल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर असिस्टेंस की बात हो रही है, टेम्पोरेरी सपोर्ट की बात हो रही है अडल्ट्स के द्वारा। वो अडल्ट उनके कोई भी भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, उनके माता पिता हो सकते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ टीचर्स ही हो, कोई भी हो सकते हैं, है ना। तो टेम्पोरेरी सपोर्ट जब हम देते हैं ऐसे इस तरह से सीखने में, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग बताते हैं। ठीक है, और ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया ही कंसेप्ट है, मतलब उनसे पहले
दिया था किसी और ने, लेकिन वाइगोत्स्की जो है उनसे ज़्यादा फेमस हुआ था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो 4 स्टेजेस आपने पढ़ी होंगी, तो फटाफट बताइए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी है नीचे। ठीक है, मतलब जो प्री ऑपरेशन में बच्चे करते हैं ये बताना आपको, फटाफट बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्मृति और कल्पना का विकास, समस्याओं के हल के लिए तर्क का उपयोग करना, ठीक है, रीजनिंग करना, बच्चे प्रतीकात्मक खेल में शामिल होने लगते हैं और प्रतीकों में हेरफेर करने लगते हैं, घटनाओं में तर्क के बारे में अधिक जागरूकता। ठीक है, तो देखिए इमेजिनेशन और मेमोरी का यहाँ पर रोल नहीं होता है, इतनी इमेजिनेशन थिंकिंग नहीं डेवलप होती है। एबल टू यूज लॉजिक, लॉजिक्स तो पहले प्री ऑपरेशन, पहले वो कंक्रीट ऑपरेशन में करेगा, कंक्रीट ऑपरेशन कंक्रीट चीज़ों के साथ, फिर वो फॉर्मल ऑपरेशन जाएगा, तब और हायर लेवल की लॉजिकल थिंकिंग होती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, मोर अवेयरनेस ऑफ लॉजिक, तो मैंने बताया ना लॉजिक्स तो उसको कंक्रीट में वो स्टार्ट कर देता है, अगर हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स की बात करें उनसे रिलेटेड, और उसके बाद वो आगे भी पहुंच जाता है जिसमें वो उसको कंक्रीट चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया भी था कि सिंबॉलिक प्ले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और सिंबल्स की हेर फेर बदलना मैंने आपको बताया था कि एक स्टिक है उसी से वो बहुत सारी चीज़ें कर लेगा, झाड़ू भी लगा देगा, उसको बेलन भी बना लेगा, उसके और भी चीज़ें बना लेगा और खेलना शुरू करेगा। अगर आपको इन चीज़ों पर डाउट है ना, तो किसी भी बच्चे को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं, अपने आप से बातें करते रहेंगे और खेलते रहेंगे। ठीक है, आपने कोई भी एक चीज़ दे दी, आपने बॉल दे दी, उस बॉल से वो बहुत चीजें कर सकते हैं, उस बॉल को वो कुर्सी बनाकर भी बैठ जाते हैं, अगर मैं बड़ी बॉल की बात करूं। ठीक है, उस बॉल से वो फुटबॉल भी खेल लेंगे, उसको क्रिकेट की बॉल भी बना लेंगे। ठीक है, और उसको जो है कुछ और मटेरियल भी बना सकते हैं। तो बच्चे एक ही सिंबल का जो है कई तरह से यूज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिंबल की हेरफेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये प्री ऑपरेशन में बहुत पीक पर होता है। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, चलिए फटाफट पढ़कर आंसर कीजिए। हाउ डज पियाजेज थ्योरी हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। तो भाई पियाजे की जो थ्योरी है वो बच्चों को किस तरह से, टीचर्स को किस तरह से हेल्प करती है, बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, बच्चों को समझने में टीचर की कैसे मदद करती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं, टीचर्स कैन असिस्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, टीचर कैन असेस द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, यही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझने में, फिजिकल डेवलपमेंट को समझने में, सोशल को समझने में या फिर कल्चरल को समझने में। बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्लस कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज में जो है टॉप पर पियाजे की थ्योरी है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बच्चों को समझने में जो है टीचर को हेल्प मिलती है पियाजे की थ्योरी से। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है सब करना, और ये मत सोचा करो कि मेरा गलत है, दूसरे भी मेरा कमेंट पढ़ रहे होंगे, पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, अरे इसने तो सारे ठीक कर दिए, मेरे तो सारे ठीक नहीं हो रहे। ऐसी चीजों को दूर हटा दो, इनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको अपने आप को जज करना है कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, तो आंसर जरूर किया जाए करना मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म कलेक्टिव मोनोलॉग। दिस इज समथिंग डिफरेंट, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, जिसने अच्छे से पियाजे नहीं पढ़ा है उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, चलो मैंने आंसर ही बता दिया आई थिंक, है ना। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। आई एम सॉरी गाइज, ये मेरे मुंह से आंसर निकल गया, कोई बात नहीं, आपको एक नई चीज पता चल गई अगर नहीं पता है तो। भाई ये जो कलेक्टिव मोनोलॉग टर्म है ये आपको पियाजे ने दी है। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग कलेक्टिव मोनोलॉग जो टर्म है वो दी गई है। होती क्या है, देखिए जो बच्चे की जो प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक है, जो अपने आप से बातें करता है, प्राइवेट स्पीच की बात कर रहे हैं। भाई थोड़ी सी मेरी राइटिंग ना थोड़ी ऐसी ही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। बोल रही हूँ उसको सुन लेना, क्योंकि बहुत क्लियर राइटिंग नहीं आती है मेरी, थोड़ी सी स्पीड है, तो राइटिंग भी में भी थोड़ी स्पीड रहती है, ओके। तो जो कलेक्टिव मोनोलॉग है इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए जो बच्चे की प्राइवेट स्पीच होती है, जब वो अपने आप से बातें करता है, तो वाइगोत्स्की ने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी थी कि ये जो है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बच्चे की कंस्ट्रक्टिविज्म में हेल्प करता है। बच्चा जब अपने आप से बातें कर करके खेल रहा है ना, तो वो अपने आप को जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है, अपने आप को डिसिप्लिन में लाता है कि हाँ भाई मुझे अब ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमें हेल्प करती है। आप खुद देखिए, हम कई बार अपने आप से बातें करते हैं, अरे यार इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं, चलो इसको उठाकर, मतलब कई बार हम अपना स्पेस चाहते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, ऑब्वियसली इनर स्पीच में बदल जाती है बात में। लेकिन पियाजे का मानना था कि ये जो है ना ये वेस्ट है, ये ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है, मतलब उन्होंने कहा था कि ये आत्म केंद्रिता शो करता है बच्चे की, कि बच्चा जो है दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है, बस अपने ही आप में लगा हुआ होता है। तो पियाजे ने इसको वेस्ट बताया था, प्राइवेट स्पीच को। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग ये एक वेस्ट चीज है, ये बच्चे की आत्म केंद्रिता की भावना को दर्शाती है और इसका कोई रोल नहीं है डेवलपमेंट में, ये पियाजे ने कहा था। लेकिन वाइगोत्स्की उनके ऑपोजिट में बोलते हैं कि नहीं, इसमें डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है प्राइवेट स्पीच का। तो इस प्राइवेट स्पीच को जो है टर्म दी थी पियाजे ने, उसको बोलते हैं
कलेक्टिव मोनोलॉग। इस टर्म को आप भूलना मत कभी भी, ठीक है। हो सकता है कल को आपके एग्जाम में, अगर आप DSSB का एग्जाम में भी बैठ रहे हैं, किसी और एग्जाम में बैठ रहे हैं, टैट वैट की, यूपी टैट, सुपर टैट, REET, पता नहीं क्या क्या है, तो कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। तो कलेक्टिव मोनोलॉग जो है ये प्राइवेट स्पीच का नाम है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा जीन पियाजे। सो गाइज ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो मैंने पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी से लिए हैं, ठीक है। आगे भी अगले सेशन में भी हम यही करेंगे, पियाजे वाइगोत्स्की को ही देखेंगे। देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कलेक्ट करना और इकट्ठा करना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लाए जा सकें जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, है ना। जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं कराऊंगी, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जोरावर क्लासेस।